हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त, और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके अगले टॉपिक की, यानी चैप्टर बेटा हमारा चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके दो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला लेक्चर हमने पढ़ा था आपकी पुष्प की संरचना, और सेकेंड लेक्चर था हमारा लघु बीजाणु जनन। ठीक है बेटा, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन को। ठीक है, कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे आज की इस क्लास में? हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु जनन, यानी दो टॉपिक बेटा हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एक है आपका पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और एक है आपका लघु बीजाणु जनन। आज की जो टॉपिक है वो है गुरु गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। यानी आज इस पूरे क्लास में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी टॉपिक बचती है परागण, यानी कैसे परागण होता है ना। परागण के बाद फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद आपकी हो जाती है निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, और फिर बेटा जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बेटा हमारी क्या है? हम डिस्कस करने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन को। क्या देखेंगे? जो अगली टॉपिक हमारी है वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन। बेटा गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन को हम कहते हैं मेगा मेगा स्पोरो मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? ठीक है बेटा, देखो इस चीज को यहाँ पे जरा समझना। गुरु का मतलब क्या होता है बेटा? गुरु गुरु का मतलब हो जाता है बेटा बड़ा। ठीक है, बीजाणु, ठीक है, बीजाणु का मतलब क्या है बेटा? जो हमारी स्पोर है, ठीक है, जो क्या है? स्पोर बन रहे हैं। ये स्पोर, जो स्पोर बन रहा है, ये स्पोर किसके द्वारा बन रहा है? तो ये स्पोर जो बन रहा है वो आपका रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। अब ये जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया है ये होती कहाँ है? ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? पिछली क्लास में बेटा जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात किए थे, ठीक है, जिसमें हमने हमने ये देखा था कि जो फ्लावर है वो फ्लावर 4 पार्टों से मिलकर बना है। ठीक है, फ्लावर जो है, फ्लावर कितने कितने भागों से मिलकर बना है? 4 भाग ऐसे हैं जो मिलकर एक पुष्प का, किसका? एक पुष्प का निर्माण करते हैं। उस पुष्प के निर्माण में कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो उसके सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग मतलब हो गया बच्चा हेल्प करना, उसकी क्या करना? सहायता करना। और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उसके प्राथमिक अंग होते हैं, यानी प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी का मतलब वो क्या करेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। उस गैमेट के फॉर्मेशन में एक हमने बात किया था पुमंग की, और एक हमने बात किया था जायंट की। तो पुमंग में हमने क्या देखा? जो पुमंग है, पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर के अंदर क्या है? लघु बीजाणु धानी, और उस लघु बीजाणु धानी के ही अंदर क्या बन रहे हैं? स्पोर बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। तो बेटा जो ये गुरु बीजाणु जनन है, ये गुरु बीजाणु जनन में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका स्त्री केसर का। किसका है? स्त्री केसर। अब ये जो स्त्री केसर है ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। स्त्री केसर को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिस्टिल कहते हैं। अब स्त्री केसर जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है। अपर साइड में ये ऊपर वाला जो घुंडी नुमा संरचना आपको दिख रहा है, इस घुंडी नुमा संरचना को हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं?
इस घुंडीनुमा संरचना को बोला जाता है, कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये जो पत्ती से है, ये जो थीन वाली यहां से यहां तक की पाइप जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कैसा दिख रहा है? जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम बेटा कहते हैं आपकी स्टाइल। थोड़ी सी स्टाइलिश होती है। कैसी होती है? थोड़ी सी स्टाइलिश होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। यानी हिंदी में क्या बोलोगे आप? वर्तिका। हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको? वर्तिका। ठीक है, और फिर बेटा ये जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। और अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलेंगे? अंडाशय को हम बोलेंगे ओवरी। ठीक है, क्लियर बात? यानी जो चौड़ा भाग है वो वर्तिकाग्र है, जो पतला भाग है वो वर्तिका है, और सॉरी जो घुंडीनुमा है वर्तिकाग्र, जो थोड़ी सी पतली है वो आपको ये है वर्तिका, और उसके बाद ये जो चौड़ा भाग है वो क्या है? अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर, ठीक है, इसी अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है, और उसी संरचना को, ठीक है, वही जो संरचना है उसी संरचना को हम क्या कहते हैं? विजांड कहते हैं। तो आपको इसके अंदर, ठीक है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है बेटा, यही संरचना क्या है? विजांड है। ठीक है, यही क्या है? विजांड। और विजांड को कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, विजांड को क्या कहा जाता है? ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर, ठीक है बेटा, इसी विजांड के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है, यानी जेनेसिस, ठीक है, यानी क्या है? जो आपका गुरु बीजाणु जनन है, इसी बीजांड के अंदर देखने के लिए मिलता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है कि बेटा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम के साथ, यानी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। परिपक्व बीजांड के बारे में आप बताइए, एक्सप्लेन करिए, या वल्ली आप बीजांड के स्ट्रक्चर को बनाइए। अब हम थोड़ा सा गुरु बीजाणु देखने से पहले हम थोड़ा सा बीजांड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में बीजांड के स्ट्रक्चर है क्या, क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखेंगे बीजांड के स्ट्रक्चर। बीजांड के स्ट्रक्चर को देखा जाए, आप दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी। ठीक है, एक तरीका बेटा आप इस तरीके से बना सकते हो। बीजांड जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ये क्या है? आपका बीजांड है। तो ये बीजांड कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? ये ओव्यूल कहाँ मिलेगा आपको? ये स्त्रीकेशर के अंदर प्रेजेंट, और एक अंडाशय के अंदर बहुत सारे आपको बीजांड देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने ऐसे फ्रूट खाया होगा जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, और बहुत सारे सीड का मतलब क्या हो गया? उसमें बहुत सारे बीजांड विकसित थे, यानी बहुत सारे बीजांड थे, और वही बीजांड किसमें बदल गए? बीज में बदल जाते हैं, क्योंकि बीज ही यानी बीजांड ही बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ भी बेटा एक एक पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो डंठल है, ये पतला सा डंठल है, इस डंठल को कहते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलोगे? इस पतले से डंठल को बेटा कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत का मतलब हो जाएगा, इसको आप बोलोगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है। बीच में बेटा एक सेंटर में पोर होता है, एक नाभिक होती है, जिसको हम कहते हैं नाभिका। जैसे हमारे सेंटर में हमारी नाभिक है, वैसे एक सेंटर में पार्ट्स होता है, उसको हम कहते हैं नाभिका, और इस नाभिका को कहते हैं हेलियम। हेलियम या हाइलम भी कह सकते, ठीक है, हाइलम भी कह सकते। क्लियर बात? चलिए, इसके बाद बेटा ये जो आवरण है, ठीक है, ये आवरण और ये आवरण, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण है, ठीक है, अध्यावरण। अब अध्यावरण क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि ये पूरा भाग नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है और पीछे वाले एरिया में गैपिंग है, तो पूरे को मिला के बोलेंगे अध्यावरण, इंटुगिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, हम कहते हैं इंटुगिमेंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंटुगिमेंट। ठीक है, इंटुगिमेंट कहते हैं। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आएगी? चलिए अब उसके बाद बात करते हैं बीच में क्या है। तो बीच में जब हम देखेंगे तो 3 केंद्रक हमें यहाँ पे, ठीक है, 3 केंद्रक यहाँ पे, 3 कोशिका यहाँ पे और 1 कोशिका सेंटर में, यानी टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 7 सेल। और बेटा अगर कोई भी सेल्स है, कोई भी कोशिका है, तो उस कोशिका का अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है, यानी कोई भी सेल्स बिना न्यूक्लियस की नहीं है। यानी अगर कोई सेल्स है, कोई कोशिका है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। तो ये यहाँ पे बेटा बनती है 7 सेल। 7 सेल बनेंगी तो इन सभी 7 सेल्स का क्या होगा? अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इनका क्या होगा? अपना अपना न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस यहाँ, ठीक है, 3 ऊपर, 2 नीचे और सॉरी 2 सेंटर में और 3 नीचे। क्लियर? अब यहाँ पे जो ये सेल्स है, इस सेल्स को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका यानी एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स रहेंगे। ठीक है, बीच में जो सेंटर वाला है सेल्स, इस सेंटर वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जो सेंटर वाला सेल्स है, इस सेल्स को कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी का मतलब हो गया सेंटर में, ध्रुवी कोशिका। कोशिका है तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है। कितने न्यूक्लियस मौजूद है? यहाँ पे बेटा 2 न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अब नीचे की बात आते हैं। तो नीचे साइड में अगर देखें, ठीक है, नीचे साइड में देखा जाए तो नीचे साइड में आप देखोगे एक ये ऊपर साइड है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका, अंड कोशिका मतलब, अंड कोशिका मतलब एग सेल। ठीक है, एग सेल। उसके बाद ये दोनों जो नीचे साइड वाली सेल्स बचती हैं, इस कोशिका को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका। ठीक है, क्या हो गई? सहायक कोशिका। अब सेंटर में थोड़ा सा जगह है, तो इस जगह को ही बोला जाता है बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार, यानी माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल, यानी कि ये बीजांड द्वार है। ठीक है, समझ गए? ध्यान से सुनना। उसके बाद बेटा इसके पीछे वाला जहां पे खाली एरिया है, इस खाली एरिया को हम कहते हैं निभाग। और इसको बोलते हैं चलाजा। ठीक है, चलाजा। तो ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या हम कह सकते हैं बीजांड की संरचना। अब ये जो बीजांड आपके सामने बेटा नजर आ रहे, मेच्योर है। मेच्योर का मतलब परिपक्व है। परिपक्व क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पे एक का फॉर्मेशन हो चुका है और यही एक क्या है? मादा युग्मक है। क्या है? मादा युग्मक है, और यही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर जाके क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब तो यही जो पूरी प्रोसेस गुरु बीजाणु जन्म हो रहा है, वो इसी बीजांड के अंदर हो रहा है, बीजांड के बाहर नहीं हो रहा, ये आपका बीजांड के अंदर हो रहा है। समझ में आ गया? वापस से सुनना। पतली सी डंठल को बीजांड वृंत कहते हैं। सेंटर में
केंद्रक होता है उसको हम नाभिका कहते हैं या हाइलम भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके अंदर, ठीक है, ये जो पूरी एरिया है इसको बोलते हैं बेटा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, तो इस भ्रूणकोश का मतलब होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 7 कोशिका और 8 केंद्रक देखने के लिए मिलेंगे। 3 कोशिका ऊपर की ओर जिसको बोलते हैं प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल्स, बीच में एक कोशिका जिसके अंदर 2 यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ 3 कोशिका जिसमें से एक अंड कोशिका और एक आपकी सहायक कोशिका। सहायक कोशिका नाम से ही आपको लग रहा है यानी कुछ तो ऐसा इसका काम होगा जो हेल्प करने का काम करेगी। अब ये क्या हेल्प है, ये कैसे हेल्प करेंगी, इसको हम अगले यानी जो फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो बेटा वहां पे अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अब आगे चलते हैं, यानी हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की। तो सारे बच्चे आप मेरे साथ आप हेडिंग डालोगे गुरु बीजाणु जनन। यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ हो रहा है, हमने अच्छे से क्लियर कर लिया कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है ये हो रहा है आपका बीजांड के अंदर। ठीक है, कहाँ हो रहा है, बीजांड के अंदर हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी आप डेफिनेशन लिख लोगे बेटा, क्या लिखोगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, क्या लिखोगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विभाजन के दौरान, ठीक है, किसके दौरान, विभाजन के दौरान। तो विभाजन के दौरान गुरु बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को ठीक है, बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, यानी बीजांड के अंदर, कहां पे, ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये तो छोटी सी डेफिनेशन होगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जब आपसे गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछी जाएगी या मेगा स्पोरोजेनेसिस का स्ट्रक्चर के साथ आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वहां पे पूरा लिखना होगा, प्लस आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी छोटी सी इसकी डेफिनेशन। अब ये पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ऐसे नहीं समझ सकते। अगर कोई भी चीज डायग्राम के साथ समझेंगे तो वो हमें समझने में बहुत ही क्या होती है, आसानी होती है। क्लियर बात, चलिए अभी हमने बेटा बीजांड का स्ट्रक्चर बना लिया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास छोटू से क्या है, बीजांड है। ठीक है, ये क्या है, बीजांड है। अब हमने क्या बात करी कि बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो पहले ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं बनती है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनने की बहुत सारी प्रोसेस होती है। यानी जैसे लघु बीजाणु जनन में हुआ था वैसे इसमें ही होता है। जैसे ध्यान से सुनना, देखो जैसे बेटा यहाँ पे ये जो आपका ये बीजांड है, इसके अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स का ग्रुप, यानी कोशिकाओं का ग्रुप ही तो उत्तक बनाता है। तो इनके अंदर पाए जाते हैं बीजाणु जनित उत्तक। क्या पाए जाते हैं, बीजाणु जनित
ठीक है। तो ये जो बीजाणु जनित उत्तक है, ठीक है बेटा, बीजांड के अंदर जो बीजाणु जनित उत्तक है, यही क्या करेगा, यही समसूत्री विभाजन के दौरान एक सेल्स का निर्माण कर देता है और उस कोशिका को हम क्या कहते हैं बेटा, उस कोशिका को बोलते हैं परपसु कोशिका, परपसु कोशिका। ठीक है, क्या हुआ, यानी बीजांड के अंदर एक बीजाणु जनित उत्तक है, ये बीजाणु जनित उत्तक क्या है, 2n यानी द्विगुणित है। ठीक है, इन्होंने कौन सा विभाजन किया, इनकी कोशिका समसूत्री विभाजन की, और समसूत्री विभाजन के दौरान इन्होंने कोशिका का निर्माण किया और उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, परपसु कोशिका। और ये जो परपसु कोशिका है ये कैसी होती है, 2n, क्योंकि जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो यहाँ पे गुणसूत्र के संख्या में कोई भी बदलाव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा ही। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ये जो, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो परपसु कोशिका है, ठीक है बेटा, ये परपसु कोशिका है, ये करेंगी समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये करेंगी समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के दौरान ये दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक जैसे बीजांड के अंदर हुआ था तो एक कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और एक आपका एक करती है लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। ठीक है, एक किस कोशिका का निर्माण करेंगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये सारी चीज कहाँ हो रही है, ये सारी चीज बीजांड के अंदर घट रही है, यानी सारा जो प्रोसेस है वो बीजांड के अंदर घट रहा है। ठीक है, तो बीजांड के अंदर का जो बीजाणु जनित उत्तक था, ठीक है, यानी स्पोरोजिनस जो टिश्यू था उसने समसूत्री विभाजन करके वो परपसु कोशिका का निर्माण किया। और परपसु कोशिका के बाद, ठीक है, जैसे ही परपसु कोशिका हुई तो परपसु कोशिका के बाद समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, कोशिकाओं ने क्या किया, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के दौरान दो सेल्स का निर्माण हुआ। कितनी कोशिकाओं का, दो कोशिका का। एक कोशिका कौन थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक कोशिका जो हमारे पास बनी वो कौन सी है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ठीक है, प्राथमिक भित्ति जो कोशिका है ये क्या हो जाएगी, इनसे ये नष्ट हो जाएगी, या तो ये रहेगी बीजांड के अंदर या तो फिर ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर कोई कार्य है तो कार्य किसका है, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, कार्य किसका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का ही कार्य है। क्लियर बात। तो हमने बीजांड के अंदर क्या बना लिया, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना ली। अब डिफिनेशन में हमने क्या बोला कि गुरु बीजाणु मातृ कोश यानी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो हमारे पास यानी स्पोरोजिनस टिश्यू से बन के तैयार हो गया है क्या, आपका मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा मदर स्पोर सेल्स बन गई है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मान लो बेटा ये हमारे पास बीजांड है। ठीक है, ये क्या है, ये मौजूद है हमारे पास बीजांड, और इस बीजांड के अंदर क्या है, इस बीजांड के अंदर मौजूद है क्या, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, क्या मौजूद है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है करेंगी क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा आप सुनना। अब ये करेंगी, ठीक है, अब ये दर्शाएंगी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है, मान लो
एक थी तो एक सेल से दो सेल्स बन गए। फिर देखो, चलो देखो, मान लो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक सेल्स है, ठीक है। अब ये सेल्स क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन जब करेगी तो एक से दो सेल्स, तो एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड, ठीक है। फिर ये जब विभाजन करेंगी तो एक से कितनी बन जाएंगी, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। जिसमें से तीन क्या हो जाएंगी बेटा, तीन जो हो जाएंगी ये तीनों नष्ट, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और एक ही क्या बचेगा, गुरु बीजाणु। एक ही क्या बचेगा, एक ही बचेगा गुरु बीजाणु, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर। मेगा स्पोर कहते हैं, क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर कहते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये सभी घटनाएं कहाँ हो रही है, ये सभी घटनाएं एक बीजांड के अंदर हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है, ये सारी घटनाएं हमें एक बीजांड के अंदर देखने के लिए मिल रही है। यानी एक बीजांड है, उस बीजांड के अंदर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसने कौन सा विभाजन किया, उसने विभाजन किया अर्धसूत्री, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट, यहाँ पे अर्धसूत्री सेकेंड। तो यहाँ पे संख्या थी 2n, ठीक है, तो 2n से ये n हो गई, ठीक है। ये चारों में बेटा क्या हुआ, n हुआ। तो हमारे पास जो गुरु बीजाणु बना, यानी जो गुरु बीजाणु जनन है, ये कैसा हो गया, अवरुद्ध हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस, यानी बीजाणु जंतु ऊतक ने आर्किस्पोरियस सेल्स यानी परपोषित कोशिका का निर्माण किया। परपोषित कोशिका ने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किया, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो एक से दो, दो से चार, जिसमें से तीन नष्ट हो गई, यानी तीन डिजनरेट हो जाती हैं। इसमें से एक ही सक्रिय यानी फंक्शनल बचती है, और वही क्या करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, ठीक है। अब यहाँ से काम नहीं होने वाला, जैसे कि आप डायग्राम में हमने देखा कि हमें यहाँ पे 8 सेल्स मिल रही है ना, 7 कोश का 8 केंद्रक मिल रहे हैं। तो ये 7 कोश का 8 केंद्रक वे कैसे आए, कहाँ से, उसी चीज को हम अब देखेंगे, क्लियर बात। यानी हम अब करेंगे किसका निर्माण, अब हम बात करेंगे भ्रूणकोश को निर्माण की, यानी इसके अंदर ये जो मेच्योर हो चुका है, इसके अंदर जो भ्रूणकोश बन गया है, ये कैसे बना है उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर बात, समझ में आ गई। तो बचा किसका, हमारे पास एक। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो कि बेटा ध्यान से, अब हमारे पास एक सक्रिय, ठीक है, एक सक्रिय क्या बचा है, ये एक सक्रिय है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर है। और ये मेगा स्पोर कैसा है, अगुणित है, ठीक है, अगुणित है। अब इसकी कोशिका विभाजित नहीं होगी, ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, इसकी सेल्स डिवाइड नहीं करेगी, इसका केंद्रक डिवाइड करेगा। यानी आपने कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो सुना होगा, यानी कोशिका का विभाजन, केंद्र का विभाजन। तो जब यहाँ पे गुरु बीजाणु बन जाएगा तो यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होगा, अब यहाँ पे ये केंद्र का विभाजन करेगा। कैसे केंद्र का विभाजन होगा, अब यहाँ इसका जो केंद्रक है बेटा, ये केंद्रक क्या करेगा, विभाजन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब ये विभाजन करेगा, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन को दर्शाएंगे। देखिए क्या क्या बनेगा, देखो क्या होगा कि जब इसका केंद्रक विभाजित करेगा, ठीक है, कौन सा यहाँ पे बेटा होगा, समसूत्री, समसूत्री विभाजन, ध्यान से सुनना, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में संख्या बढ़ती है और गुणसूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं है, समसूत्री सभी में क्या होगा, आपका समसूत्री, ठीक है, इनमें भी क्या होगा, समसूत्री होगा। अब यहाँ पे एक सेल से, एक केंद्रक से दो केंद्रक, तो एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड, वापस से विभाजन करेंगे तो एक से दो से चार बनेगा, तो दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। जब ये वापस से फिर से करेंगे समसूत्री, तो चार से कितने बन जाएंगे, 8, तो चार बेटा ऊपर साइड, ठीक है, और चार क्या आ जाएंगे, नीचे साइड,
ठीक है, ध्यान से सुनना कि जो हमारे पास गुरु बीजाणु जनन बचा, उस गुरु बीजाणु जनन में कोशिका का विभाजन नहीं होगा, विभाजन होगा केंद्रक का। तो उसका केंद्रक जब एक बार समसूत्री विभाजन करेगा तो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बन जाएगा। ठीक है, अब 4 से 8 बनने के बाद होगा, जब 4 से 8 बन जाएगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन की क्रिया होगी, यानी भ्रूण कोश का फॉर्मेशन होगा। कैसे भ्रूण कोश का फॉर्मेशन होगा? अब यहाँ पे जो केंद्रक बना है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? देखो, यहाँ पे बेटा ये जो चेंज होगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो, तो जिसमें से हम क्या देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि बेटा इसका जो क्या है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 3 ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, और 2 बीच में और 3 नीचे आ जाएंगे। जब कोई केंद्रक है तो वो क्या करेगा, वह केंद्रक क्या करेगा, अपनी कोशिका का निर्माण। तो एक कोशिका यहां बन गई, एक कोशिका यहां बन गई, एक कोशिका यहां बन गई, एक कोशिका ये बनी, इसने अपनी कोशिका को बनाया और इसने अपनी कोशिका को बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक कोशिका ये बन गई। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हुआ, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है? यही एम्ब्रियो सैक आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ये जो एम्ब्रियो सैक आपको देखने के लिए मिल रहा है बीजांड के अंदर। तो जब पूरा, यानी ये जो आपको बीजांड का स्ट्रक्चर दिखा, यानी ये मैच्योर हुआ, तो ये बना कैसे? यानी इसके अंदर हमें 7 सेल्स, 8 केंद्रक नजर आ रहे हैं। तो पूरे बनने की प्रोसेस हमने देख ली कि हमारे पास क्या होता है, यानी फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। उस बीजांड के अंदर बीजाणु जनित उत्तक होते हैं, समसूत्री विभाजन करके परपशु कोशिका बनती है। फिर परपशु कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका के 1 से 2 कोशिका बन जाती है। तो प्राथमिक भित्ति इसका कोई फंक्शन नहीं होता, फंक्शंस होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो 1 से 2, 2 से 4 बनाती है, 4 में से 3 नष्ट हो जाती है, एक ही क्रियाशील बचती है। अब यही क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या करता है, समसूत्र, यानी इसके केंद्र का विभाजन होता है, और वो केंद्र का विभाजन समसूत्री। तो 1 से 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक, 4 से 8 केंद्रक। अब यही 8 केंद्रक मिलके, ठीक है, क्या करेंगे, एक अलग ही व्यवस्था क्रम में ये व्यवस्थित हो जाएंगे और अपनी अपनी कोशिका का निर्माण कर लेंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और बेटा इसी भ्रूण कोश के अंदर आपको क्या मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है बेटा, वो आपको इन्हीं के लिए देखने के लिए मिलता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस बेटा हमने समाप्त कर ली, यानी हमारा आज के इस क्लास में हमने गुरु बीजाणु जनन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास बेटा हमारी होगी, हम देखेंगे परागण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, परागण के बारे में। यानी कि अब हमारे पास मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट, ठीक है, यानी कि हमारे पास मादा युग्मक बन गया, नर युग्मक बन गया। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराएंगे। तो भैया पेड़ के पास कोई भी हाथ पांव तो नहीं है, ठीक है, और कोई प्रोसेस तो है नहीं कि फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इनमें एक विधि पाई जाती है परागण। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे परागण के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय।